नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। अगर आप नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हम इस वीडियो में आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के रीजनिंग सेक्शन की जो स्ट्रेटजी है वो देखेंगे। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 6 मार्च को आयोजित होने वाला है दोस्तों। और हमने जीके के सेक्शन की स्ट्रेटजी शेयर कर दी है। उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग की स्ट्रेटजी शेयर करेंगे। रीजनिंग का दोस्तों अभी 60 सवाल आते हैं जिसको 45 मिनट में आपको करना रहता है। लास्ट ईयर से सेक्शनल टाइमिंग्स इंट्रोड्यूस हो चुकी है। और अगर हम बात करते हैं सबसे जो मेजर पेपर में आता है वो पजल्स आते हैं। लगभग 7 से 8 पजल्स देखे जाते हैं जिसमें कि 35 से 40 नंबर का पेपर सिर्फ और सिर्फ पजल से डोमिनेट किया जाता है। सेकंड नंबर पे जो सेक्शन होता है, जो हाईएस्ट होता है, वो होता है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर 10 से 12 सवाल देखे जाते हैं। और तीसरे नंबर पे सेक्शन होता है दोस्तों 4 से 5 सवाल सिलॉक्स के आते हैं। सिलॉक्स बहुत ईजी है, आप उसको आराम से कर सकते हो कम टाइम में और ज़्यादा आउटपुट आ सकता है। इनपुट से आउटपुट रेशियो काफ़ी अच्छा कह सकते हैं इन केस ऑफ सिलॉक्स। दोस्तों, उसके बाद में रीजनिंग में मैथमेटिकल इनइक्वलिटी भी देखी जाती है। मैथमेटिकल इनइक्वलिटी 4 से 5 देखते हैं, आप उसकी अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। काफ़ी इजी आता है मैथमेटिकल इनइक्वलिटी, काफ़ी इजी सेक्शन है। पजल्स की तरह टाइम वेस्ट नहीं करवाता, कम से कम आप अच्छे से कर सकते हो और मार्क्स मिल सकते हो, टाइम भी बच सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। पजल्स में ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है आपकी कितनी प्रैक्टिस है। पजल्स एक धोखेबाजी भी हो सकता है अगर इन केस आप अच्छे खासे प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो तो आपका टाइम खराब कर सकता है, जो कि बहुत ही कीमती है दोस्तों, स्पेशली जब सेक्शनल टाइमिंग्स इंट्रोड्यूस हो जाती है किसी पेपर में। तो आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहले सिलेबस को तैयार कीजिए, अच्छे से तैयार करो। दूसरे नंबर पे आप जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज है उनको तैयार करो। और थोड़ा सा कोडिंग डिकोडिंग भी आता है कभी कभी। एक इनपुट आउटपुट को आप प्रैक्टिस करके जाओ, अलग अलग पैटर्न्स, कभी कभी नंबर और अल्फ़ाबेट्स को मिक्स करके देता है। तो इनपुट आउटपुट का जो 5 नंबर का सेट है वो आना ही आना है। लेवल डिपेंड करता है दोस्तों, बहुत अच्छे लेवल के इनपुट आउटपुट सेट पूछे जा रहे हैं। एसबीआई पीओ में भी देखा गया और आईबीपीएस पीओ में भी देखा गया। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। सेट का जो लेवल है बहुत अच्छा खासा आने वाला, इनपुट आउटपुट का एक सेट आएगा और कोडिंग डिकोडिंग का भी एक सेट आने वाला 5 नंबर का। ये जो मार्क्स है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स है, आपको इनमें मिस नहीं करना है दोस्तों। रीजनिंग का पजल सेक्शन है, उसके ऊपर हम लोग थोड़े टाइम में आएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बोलूँगा कि पजल से पहले आप एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर फोकस करो। एनालिटिकल रीजनिंग से 10 से 15 नंबर का पेपर पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आप आराम से प्रैक्टिस करके स्कोर कर सकते हैं। स्टेटमेंट देके कभी कंक्लूजन पूछता है, कभी एजम्पशंस पूछता है, कभी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स पूछता है, कभी वीक आर्गूमेंट्स पूछता है। तो जो सारी की सारी चीज़ें हैं, आपको एक प्रैक्टिस से, आपका रिसेंट आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं फेज 2 के लिए, तो वही चीज़ है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। बस थोड़ा डिटेल में पढ़ने और समझने और कॉम्प्रहेंड करने की ज़रूरत है, इनमें कुछ भी अलग नहीं होता दोस्तों। आपको थोड़ा ध्यान से, थोड़ा क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो समझने की ज़रूरत रहती है दोस्तों। आपको एक एक जो तरीका है सवालों को सोल्व करने का, एक प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है एनालिटिकल रीजनिंग में। दोस्तों, मेरी आपको यही एडवाइस है, आप एनालिटिकल रीजनिंग को इग्नोर मत करिए। बहुत इजी सेक्शन है, स्कोरिंग सेक्शन है। कम इनपुट के साथ में ज़्यादा आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है, टाइम भी बच सकता है एनालिटिकल रीजनिंग में। दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करके जाओ और जो इंस्ट्रक्शंस है उनको क्विकली पढ़ो। सवाल में क्या पूछा गया, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट पूछा गया, वीक आर्गूमेंट पूछा गया, अजम्पशंस पूछा गया है, कंक्लूजन पूछा गया है, क्या सवाल कह रहा है। इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के सवालों के जवाब देते टाइम दोस्तों। और अगर हम पजल्स पे आते हैं, जिसके अंदर जो कि 6-7 पजल आते हैं दोस्तों। पजल्स में आपको कौन से पजल छोड़ने हैं, कौन से पजल उलझाने वाले हैं, उनका ध्यान रखना है। उनके ऊपर एक स्पेशल टैब रखनी है दोस्तों। आपको जैसे लगे ये पजल्स तो मेरे से नहीं होने वाला है, मैंने नहीं किया कभी, तो उसको आप तुरंत छोड़ के आगे बढ़ जाए। समय बहुत कीमती है दोस्तों, सेक्शनल टाइमिंग हो चुका है रीजनिंग के अंदर। 45 मिनट में 60 सवाल करना है और पेपर का लेवल अच्छा खासा आ रहा है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको लगे कहीं भी कि ये सवाल मेरे से नहीं हो सकता, मैं इस सवाल में फंस रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो छोड़ के आप तुरंत आगे की तरफ बढ़ जाइए। दोस्तों, पजल्स में मैं आपको यही बोलूँगा, जो लीनियर पजल आते हैं, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर आते हैं, फ्लोर बेस्ड आते हैं, वो इजी होते हैं, आप कर सकते हो। डबल सीटिंग आती है, वो भी आप कर सकते हैं। कभी कभी वीकडेज देता है, कभी कभी मंथ्स का देता है, 2 वेरिएबल में देता है, नॉर्मल पजल देता है।
अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स के भी आजकल पजल पूछता है एक लाइन में देके, उनमें आपको थोड़ा सा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप सटीक तरीके से आप लिखिए पेन पेपर से, और उसको ध्यान रखिए कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, ताकि बार बार आपको सवाल की लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। उससे टाइम वेस्ट होता है और पजल को सोल्व करने में लिया गया समय बढ़ता है। इसीलिए जो आप इन्फॉर्मेशन लिखते हैं पेपर पे, वो बहुत ही ज़्यादा आपकी कोडिंग और आपको खुद के समझ में आनी चाहिए, जब भी आप उसको डिकोड करके सवाल को पजल को सोल्व करते टाइम यूज कर सकते हैं। अननोन वेरिएबल वाले पजल है उनकी प्रैक्टिस करके जाओ दोस्तों, फंसना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ देना, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। अननोन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए रो बहुत फेमस पजल हो चुका है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत रहती है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। कोई ज़्यादा टफ नहीं आता, बस बात रहती है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की। जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है वो जाके आराम से कर देगा, जिसने प्रैक्टिस नहीं की है उसको थोड़ा दिक्कत हो सकता है दोस्तों। बाकी लीनियर वाले डबल सीटिंग आते हैं वो भी ईजी है, आप कर सकते हैं। मंथ बेस्ड आते हैं वो भी कर सकते हैं, वीक के जो डेज होते हैं वो पजल भी हो जाएगा। उसके अलावा जो फ्लोर बेस्ड पजल आता है उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे देता है, तो पजल में आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन वाला ज़्यादा पजल होता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उसके अराउंड आप पजल सोल्व करें, और पजल में कहाँ से स्टार्ट करना आपको वो सब चीज़ें ध्यान रखें। जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको आप अच्छे से पेपर पे लिख लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़े, क्योंकि 14 से 15 स्टेटमेंट दिए जाते हैं एक पजल में। बार बार उनसे पढ़ के और उनसे रेफ़र करने में टाइम बहुत जाता है। ऐसे नहीं पजल होते दोस्तों सोल्व। आपको पेन और पेपर से इन्फॉर्मेशन को कोडिंग अपनी भाषा में लिख लेना है, और उसको आप बार बार रेफ़र करते रहिए, उसको आप यूज़ करके पजल सोल्व करो। उससे टाइम बचता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कीमती है एग्जाम में दोस्तों। आप रीजनिंग सेक्शन में अच्छे से टारगेट कीजिए, क्योंकि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ वाले स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, उनका रीजनिंग का लेवल बहुत अच्छा होता है, तो कंपटीशन आपका उनसे है फेज़ 1 में। लेकिन रियल कंपटीशन तो फेज़ 2 होता है, जो कि एक ग्रेड बी ऑफिसर को ज़रूरत पड़ती है अपने वर्क में। लेकिन आपको कहीं ना कहीं फेज़ 2 देने के लिए फेज़ 1 क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको आईबीपीएस एसबीआई पीओ एस्पायरेंट जो कि रीजनिंग और मैथ में मारते होते हैं उनके साथ में टक्कर तो है, उसको झेलना पड़ेगा दोस्तों। तो उसको आप ध्यान में रखो। आपकी जो आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी है उसको आप और अच्छे से करो। 25 दिन का समय बचा है, ये 25 दिन आप लगा दो दोस्तों, आप सब कुछ लगा दो दोस्तों। 25 दिन में आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा क्रूशल रहने वाली है फेज़ 1 क्लियर करने के लिए। दोस्तों अभी भी आपकी कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक आप शेयर करो। दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो, नए वीडियो लेके मैं जल्दी हाजिर होऊंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।